ठीक है, फिर आगे देखते हैं। पहले का कोई दिक्कत है क्या? नो सर, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या है? सो वो सेमीकंडक्टर का। हाँ, क्या बोलो। सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, बोलो। दो एम्पलीफायर है, फर्स्ट का वोल्टेज रेंज जो है 10 है। तो इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा अभी, आउटपुट। सर सीरीज तो कॉम्बिनेशन है रवि, तो उसमें यस सर। हाँ तो सीरीज है मतलब कि एक का जो आउटपुट होगा वो दूसरे के लिए इनपुट हो जाएगा। यस सर। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो पहले का जो आउटपुट होगा वो दूसरे के लिए इनपुट हो जाएगा, तो वहां से फिर जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यस सर। ठीक है। सर पेज 494 में देखिए। 494। हाँ इसमें क्या? सो ऊपर से 6। सो वहाँ पे 7th लाइन में VCE इज इक्वल टू VCB और प्लस VBE है। सो ये VCB क्या है वहाँ पे? सीबी यानी कलेक्टर बेस का पोटेंशियल बोल रहा होगा, और सी कलेक्टर है, मीटर का। कौन सा दिया है? कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। ई और यस सर। सी का पोटेंशियल है, वो बोल रहा है कि बी और सी बी के बराबर है। बी प्लस बी के बराबर सी का होगा। ठीक है, इसमें देखो, बी और ई है ना, तो बेस एमिटर का जो पोटेंशियल है और बेस कलेक्टर एमिटर उसका डिफरेंस कब कर रहा है। ठीक सो है। VCB का समझ नहीं आया कैसे है वो। सी बेस दिख रहा है और कलेक्टर, इन दोनों का सर आपका पोटेंशियल आवाज कुछ कट होगा रहा है। तो उसका बोल रहे हैं फिगर में देखो कि बेस और कलेक्टर का कुछ दे रखा है, तो उसका कुछ पोटेंशियल होगा। यस सर। वो बेस का भी कुछ पोटेंशियल, तो उन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है भी। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऐसा बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो ये कह रहा है कि इसका बी का पोटेंशियल और बीसी का पोटेंशियल जोड़ेंगे तो हमें बीसी मिलेगा। ये शायद लिखा हुआ है, दिख यस रहा है? सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, फिर तो आज आगे अब देखते हैं। सर 494 में एक और डाउट है क्या बोलो। सर। VCE को अगर इंक्रीज करते हैं तो फिर IB पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता है? बीसी को अगर इंक्रीज करते हैं तो IB पे इफेक्ट तो नहीं पड़ता है? बीसी इंक्रीज करेंगे तो बीसी भी बढ़ेगा। फिर देखना पड़ेगा।
वी सी अगर हम बढ़ाते नहीं क्या आउटपुट वाला बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन वीसीबी। वीसीबी को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो बोल रहा है वीसी बढ़ेगा, ठीक है। आईवी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका पोटेंशियल अगर बोल रहा है तो ये भी सी जो है ये बढ़ेगा, पर आईबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉमन मीटर ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ले रखे हैं। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि क्या चीज बढ़ेगा, तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। आईबी पे फिर पूरा से देखना पड़ेगा। सर ग्राफ में वो थोड़ा सा एक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद कांस्टेंट होगा ना भाई भी। हाँ, तो वो जो वेरिएशन आया वहां पे तो 0 आईबी से 2 के तुरंत बीच में। स्टार, मतलब यही हो सकता है कि कर्व से अगर देखे तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम बोल रहा है कि भी गया भी सी भी बढ़ाएंगे तो भी सी जो है बढ़ेगा, लेकिन आईबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिख रहा है कि अगर बीबी बढ़ाए तो करंट जो है तुरंत से बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। और भी सी भी अगर बढ़ा रहे हैं तो बैरियर इंक्रीज ही कर रहा है, तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए पूरा फिर से सर्किट बना के देखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर हो पाएगा। एक बार बना के चेक करना कैसे करंट जा रहा है, तो क्या चेक करना होगा? कि वही बैरियर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिर फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के, इन सब पे। जैसे कि इधर मान लेते हैं एनपीएन है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, इस पे होल्स है। अगर बी सी बढ़ा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि बी और सी हम लोग रिवर्स कंडीशन में रखते हैं, ये बैरियर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बैरियर बढ़ा रहे हैं, बी सी बढ़ेगा, आईवी करंट बहुत कम होता है और तुरंत से बढ़ जा रहा है, तो इसलिए शायद तुमको लग रहा है कैसा होगा। ठीक है, एक बार पूरा सर्किट बना के एक बार चेक करना, दिख जाना चाहिए। यहाँ से- हेलो, हाँ, क्लास है अभी। हम्म, ठीक है, और कुछ तो हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक बार बना के चेक करना। यहाँ पे इधर उधर हो रहा है, हमको भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, यस। ठीक है फिर, तो आगे देखते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो हाँ, 488 में भी था। क्या? सो 488 में सेकंड पैराग्राफ का लास्ट का 4 लाइन। 448 का सर इसमें बोल रहा है करंट बढ़ा रहे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद और करंट अगर बढ़ाएंगे तो उस समय इंटेंसिटी वापस घट जाएगा।
So 488 का second paragraph. बोला when diode is set to junction boundary consider magnetic. ठीक है, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी जो आ रहा है वो कैसे आ रहा था, ब्रेकिंग होने की वजह से, जो फोटॉन्स Yes, sir. रिलीज हो रहे थे उसकी वजह से। अगर मान लेते हैं कि हम शुरू में अगर फॉरवर्ड करंट बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ब्रेकिंग बढ़ रहा है, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, Yes, sir. लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि मोस्टली जो वीक बॉन्ड्स थे वो टूट चुके हैं, अब ज्यादा नहीं टूट पा रहा है, तो उस समय इंटेंसिटी क्या होगा अब। ठीक है, लिमिट होगा ना एक, हर इलेक्ट्रॉन तो टूटेगा नहीं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो टूटेंगे नहीं, सिर्फ बाहर वाले यानी कि जो वैलेंस So वाले तो हैं, फिर शेयरिंग है। कांस्टेंट हो जाना चाहिए ना। क्या, So जब टूट नहीं रहे तो कांस्टेंट। तो बोलना यही चाह रहा है कि उसके बाद इंटेंसिटी की बात कर रहा है, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा, जो लाइट फिर से जो नया निकलेगा उसी का ना बात करेगा। Yes, बोलो, sir. जैसे फोटोन से एनर्जी निकल गया एक बार, फिर जब टूटेगा तो उससे निकलेगा, तो पहले बढ़ रहा है, फिर जैसे ही टूटना कम हुआ ज्यादा है, तो उस समय क्या होगा, इंटेंसिटी फिर घट जाएगा। बात समझ आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, जब एक बार निकल गया तो ऐसा नहीं होगा कंटिन्यूअस में उतना ही निकल ही रहा है। ठीक है, जैसे करंट Yes, में sir. हम लोग बोल देते हैं कि कांस्टेंट आ गया, तो उसमें फ्लो है, चार्जेस कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, एनर्जी है बाहर निकल चुका है, नहीं कि एटमॉस्फेयर में आ चुका। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे। पी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जिसके से वाकिफ ही हो गए हमको जहां तक उम्मीद है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पी लिखते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है या फिर वेव ऑप्टिक्स, दोनों शुरुआत एक ही तरह से होता है कि हम लोग बोलते हैं लाइट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी फोटो टर्म से ही समझ में आता है कि हम लाइट के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग सी से लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जैसे कि अगर हम यहाँ बोले कि लाइट के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहते हैं, तो लाइट को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, डुअल नेचर, इसके पीछे भी बहुत लड़ाई हुआ है लोगों में, कि कुछ लोग बोलते थे कि नहीं वेव नेचर है, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं ये भाई पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो इसी नेचर के बारे में इसमें बहुत शुरू में युद्ध भी हुआ, कि कहने का मतलब है कि लोगों का कहना था, कुछ लोग का मानना था कि ये वेव नेचर को शो करता है, यानी कि वेव जो भी प्रॉपर्टी शो करता है वो लाइट भी प्रॉपर्टी शो करता है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ये पार्टिकल नेचर का शो करता है। न्यूटन भी इसमें आए थे, उन्होंने अपना कर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया था। वो बोले थे कि लाइट जो होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम कर्पस्क्यूलर कहते हैं, और उन्होंने पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करा था। फिर मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से सब आए, उसके बाद लोगों का कहना हुआ कि नहीं ये तो वेव नेचर को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये वेव नेचर को शो करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का बहुत सारा थ्योरी था। फिर आइंस्टाइन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई यहाँ पे ये जो है पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स जो लाइट शो करता है उसमें कुछ वेव नेचर होते हैं और कुछ पार्टिकल नेचर।
जैसे मैक्सवेल के जो भी इक्वेशंस थे वे वेव नेचर को प्रूफ करते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो है पार्टिकल नेचर को शो करे। आगे चल के हम लोग इंटरफेरेंस, ये सब स्पेक्ट्रम ये सब शो करता है, तो उसे हम बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम पार्टिकल नेचर है। इंटरफेरेंस या फिर डाइफ्रैक्शन, ये सारे चीजें जो लाइट शो करती है वो वेव नेचर से शो करती है। तो फाइनली कंक्लूजन यही निकला कि जो लाइट है वो दोनों नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो हमें भी यही याद रखना है कि जो लाइट है दोनों नेचर शो करता है। लोगों ने इसे प्रूफ करके दे दिया है कि भाई लाइट जो है दोनों नेचर शो करता है। कौन कौन सा? वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर। बहुत सारे जो फिनोमेना है इसके वो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, बहुत सारे फिनोमेना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। जैसे वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, इन सब की बातें करेंगे, तो सारे कुछ जो है वेव नेचर से ही प्रूव होते हैं। यानी कि अगर हम उसे वेव की तरह ट्रीट करते हैं तभी जाके हम वो सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है वो सब चीज देखेंगे हम लोग। तो इस केस में देखेंगे कि यहाँ पे जो भी फिनोमेना हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट हमें दिखा, जो ऑब्जर्वेशन मिला, उससे हम वेव नेचर से प्रूफ नहीं कर सकते। तो क्या माना गया कि लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम एनर्जी ऑफ पैकेट्स बोलते हैं, फोटॉन्स, वो आके मेटल सरफेस से टकराते हैं और जो कुछ भी होता है तो पार्टिकल की तरह हम ट्रीट करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर बिहेव करेगा। तो फाइनली यही कंक्लूजन निकला कि भाई लाइट को दोनों नेचर शो करता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है। तो हम लोग इसी के ऊपर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली हम किसी भी मेटल प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हुए देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इसलिए एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन, उसे देख लेते हैं। प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस, यानी कि अगर हमें कोई मेटल सरफेस से उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई भी हमारे पास सरफेस दे रखा, मेटल सरफेस यानी कोई सा भी दे रखा हो, उससे हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, लेट्स मान ली, इसमें हम जानते हैं कि जो भी मेटल है ये किसी न किसी एलिमेंट का बना होगा, ठीक है, और इस एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे वो घूम रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है, हम इसको यहाँ से सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, हम इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से खींच के बाहर निकाल, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन तुरंत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि ये भले ही इस कंडक्टर में फ्री हो, यानी कि वो अपने एटम से बाहर निकल के घूम सकता है, लेकिन इस कंडक्टर से उसे बाहर आना हो तो जरूर उसे कुछ ना कुछ एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल वो जो है इस कंडक्टर से बंधा हुआ है, यानी कि उसके अंदर ही ये रहेगा। ठीक है, तो इसे अगर हमें यहाँ से तोड़ना है तो जो मिनिमम एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अच्छा एक चीज और, जैसे कि अगर हम एटम से निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को तो जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, याद है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं।
ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन अगर फ्रॉम एटम कहते तो ये क्या होता कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता, ठीक है। लेकिन अगर हम एक मेटल सरफेस से हम करें यहाँ पे, ठीक है, मेटल सरफेस से अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉल्ड वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देते हैं, एनर्जी, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम लोग जनरली किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से, ठीक है। यानी कि हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस कहते हैं उसे फाई से कहेंगे। तो यहाँ पे और जो हम लोग एनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहां क्या था कि हम एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियर के अबाउट में, उसे हम तोड़ के बाहर निकाल रहे थे, एटम से बाहर निकाल रहे थे, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन हम एक मेटल सरफेस है, इस सरफेस से बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहेंगे कि वर्क फंक्शन कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस कहलाएगा, ठीक है। यानी कि हमें अगर इतना एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से छोड़ के बाहर हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो इसके मेथड्स क्या होंगे, मेथड्स फॉर एमिशन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें एमिट करवाना हो, मान लेते हैं कितना एनर्जी प्रोवाइड कराना हो, तो हम कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम लोग 3-4 मेथड है, उसमें से एक मेथड हम लोग को पढ़ना है। तो पहला है थर्मोनिक इमिशन। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें हम लोग को क्या करेंगे, बोलो, हीट, हीट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इसे हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो उस जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे इतना एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो एनर्जी मिल जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इस एनर्जी मिल गई, ये बाहर हमें निकलता हुआ दिख देगा कि एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस को छोड़ के बाहर निकल गए, ठीक है। तो थर्मोनिक इमिशन में जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं मोस्टली जो है करंट की वजह से हीट प्रोवाइड किया जाता है। भले ही यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि आग जला दिए हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालते हैं एक्सपेरिमेंट में। हम अगर हीट प्रोवाइड करना चाहते हैं सरफेस को तो हमेशा हम करंट उससे पास करेंगे, इसके पास रेजिस्टेंस है, तो I²RT हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ हीट जनरेट होगा इसमें, ठीक है। तो अगर हमें हीट करना होता है तो मोस्टली हम करंट ही पास करते हैं, ऐसा आग पे ले जाके रख नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इफ J इजकल टू है करंट डेंसिटी, ठीक है, ये हम फालतू का चीज है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, कहीं पूछा नहीं जाएगा हमसे, ठीक है। तो J अगर करंट डेंसिटी है तो वर्क फंक्शन के ऊपर ये इक्वेशन आता है कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, A एरिया है, अगर J जो है करंट डेंसिटी है, इतना अगर हम प्रोवाइड करते हैं, I जो है वर्क फंक्शन है, तो ये रिलेशन आता है हमारा कि अगर किसी भी सरफेस से अगर करंट जो है वो इस फंक्शन पे डिपेंड करता है, करंट डेंसिटी इस फंक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर वर्क फंक्शन इससे रिलेटेड, इसे हम लोग बोल देते हैं रिचर्डसन रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन, ठीक है। ये याद नहीं रखना है, पहले ही बोल रहे हैं, बस इसे ही ध्यान रखना है कि अगर जे करंट डेंसिटी है तो अगर थर्मोनिक इमेशन में हम इसे यूज करते हैं तो बोल सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है वो इस फंक्शन से, वर्क फंक्शन और टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है। 5 वर्क फंक्शन है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, A एरिया है, J करंट डेंसिटी है, ठीक है। बस इक्वेशन दिया रहता है तो हम लिख दे रहे हैं, बाकी इसका कहीं हमें जरूरत नहीं पड़ेगा।
सेकेंड, सो ये बुकलेट में फोटोलिटिक इफेक्ट कहाँ पर है? मॉडर्न स्टार्टिंग फिजिक्स का बुकलेट मिल गया है क्या? यस सर, तो देखो उसमें दिया होगा। यस सर, थर्ड चैप्टर है इसमें। अब जो भी चैप्टर हो, ठीक है। यस सर। हम चलो एक चीज, जैसे कि हम लोग को जो पढ़ना है वो इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर मैटर वेव्स, ठीक है। मैटर वेव के बाद यस सर। एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स, उसी के जस्ट बाद ये एक्सरेज आ जाएगा। एक्सरेज के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। यस सर। ठीक है। सर इसमें काफी ज्यादा हिस्ट्री दिया हुआ है बुकलेट में। हाँ तो हिस्ट्री से उतना कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी भी देखोगे तो उसमें हिस्ट्री दे रखा है, रीडिंग डाल लेना है, बस हो गया, ठीक है। सर रेडियो यस एक्टिविटी वो न्यूक्लियर फिजिक्स में ही आ जाएगा। बुकलेट में अलग से किया हुआ है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसी का प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर का ही ना है, न्यूक्लियस का यस रिएक्शन कराते हैं तो उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी इमिशन, ठीक है। सेकेंडरी इमिशन इसलिए इसका नाम है क्योंकि हम लोग एक चार्ज पार्टिकल का ही यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। जैसे ये अगर हमारा मेटल सरफेस हो गया, हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इस पे ऐसे पार्टिकल्स को हम फेंकते हैं। कैसा? तो या तो हम न्यूट्रॉन को फेंकते हैं या फिर अल्फा पार्टिकल हो गया। कभी कभी इलेक्ट्रॉन को ही मार के इलेक्ट्रॉन ही तोड़ रहे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं बगीचे में गए, आम फरा हुआ था, हाथ में कच्चा आम है, पेड़ पे पक्का आम दिख गया, तो क्या करते हैं, खट्टा आम है तो वही चढ़ा के मारते हैं कि पक्का वाला गिर जाए, ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी कि हम एक पार्टिकल को यहाँ फेंके, ये इस पे टकराया, और ये टकराने से मान लेते हैं कि इसको इतना एनर्जी मिल गया कि ये वर्क फंक्शन को ओवरकम कर जाए और इलेक्ट्रॉन ऐसा बाहर निकल जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन, ठीक है। ये जो न्यूट्रॉन फेंकते हैं तो इसे मोस्टली जो है हम फेंकने का काम जो करते हैं, एक न्यूट्रॉन गन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो भी एक मशीन है, तो उसमें न्यूट्रॉन फेंकने का काम होता है। तो न्यूट्रॉन फिर हम इस सरफेस पे फेंक रहे हैं, बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी से फेंकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे टकराया, ये टूट के बाहर निकलेगा, तो हम लोग ऐसे एमिशन को बोलते हैं कि ये सेकेंडरी एमिशन है, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, फील्ड एमिशन। सो वो एग्जैक्टली जाके इलेक्ट्रॉन पे लगता एग्जैक्टली लगेगा ऐसा हम कह थोड़े सकते हैं, लेकिन अगर हम फेंक रहे हैं जाके अंदर कहीं तो लग रहा होगा सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन देखता है क्या कि हमें हम लगा के मार दिए? ऐसा तो होगा है? नहीं। नहीं। हम नो बस सर। उसे फेंक रहे हैं, लगा तो निकलेगा, नहीं नहीं लगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है। वो भी उतना एनर्जी मिलेगा तो निकलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं निकलेगा। सर एटम का हाँ, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी डिफरेंट क्यों लगता है? यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन से वो फ्रीली मूव कर रहे हैं अभी, वो तो एटम से निकल चुका है। हम यहाँ मोस्टली जो निकालते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, जो ठीक कंडक्शन है। इलेक्ट्रॉन से है। हाँ, और जब हम उस एटम को निकालेंगे, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं जो एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो अगर निकलता है तो वो भी निकल सकता है, टक्कर खाएगा तो, यस ठीक है। सर। तो उसके लिए कुछ ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगा, तो वहां से वो जब निकलता है तो एक्सरेज रीजन में आता है, ठीक है। तो खैर वो सब चीज है, वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। यहाँ तो हम सिर्फ निकलने का प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। मे भी हो सकता है कि जो उस एटम के अंदर में घूम रहा हो न्यूक्लियाई के अराउंड में, उस पे भी लगे, वो भी निकल सकता है। क्लियर है? यस सर।
फिर एटम के अंदर में अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मान लेते हैं ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके बाहर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन तो अंदर छलांग लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक में स्ट्रक्चर में बामर सीरीज फिर जैसे पढ़े हो, तो फिर से रिपीट करिए। जैसे बोल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बामर सीरीज, पास्कल सीरीज, ये यस सब सर, चीज यस पढ़े सर। थे। यस सर। उसमें क्या होता है कि अगर एक सेल का कोई इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसके अपर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स उस पर छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो तो वहां वही से भी इलेक्ट्रॉन छलांग मारता है ना वापस। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं ये सेल से, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए तो अपर वाला इधर मारेगा। तो हम लोग सबसे अपर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी तो निकाल सकते हैं ना। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि सिर्फ बाहर वाला ही निकले। मान लेते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे टकराया आगे इलेक्ट्रॉन, इसका इतना एनर्जी है कि इसको बाहर निकाल के फेंक दें तो क्या होगा। सर लेकिन वो तो एनर्जी शेल अकॉर्डिंगली डिवाइड होता है ना, तो मतलब इनर एनर्जी का निकाल पा रहा है तो ऑटोमेटिकली आउटर वाला तो निकल ही गया होगा। तो फिर उसका क्या पॉइंट बना कि वो करो। यहाँ पे हम कैसे निकाल रहे हैं इसे, जैसे कि हम आम का पेड़ है, हम नीचे एक आम दिख रहा था उसको देख के मारे, लेकिन उस पे नहीं लग के एक ऊपर आम था उस पे लग गया तो कौन सा टूटेगा, बोलो। तो वैसा ही केस है कि हम यहाँ देख के तो मार नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं, दिख तो कुछ रहा है नहीं। तो यहाँ पे केस मतलब आगे धीरे चलते चलते एक्सरेस तक जब जाएंगे तो ये सारे बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स उसके बाद जस्ट एक्सरे आएगा, तो वहां तक जाते जाते ये जितना भी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि अगर मान लेते हैं कि ये N1 सेल है, N2 बोलते हैं, इसे N3 बोलते हैं, अगर किसी भी तरीके से मान लेते हैं यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए तो यहाँ में वैकेंट स्पेस दिखता है, तो बोलते हैं कि अपर वाला जो सेल है वो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ छलांग लगाएगा, और तभी तो जाके बोलते हो कि बामर सीरीज रहता है, पास्कल सीरीज, इसी चीज को लेके तो बोलते हैं हम लोग कि अगर हायर से फर्स्ट पे आता है तो बामर बोलते हैं, सेकंड पे आता है तो पास्कल बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। यस सर। यस फर्स्ट पे सर। लैंड पे तो तो वो लाइमन जो बोलते हैं। हाँ, हाँ, लाइमन से शुरू होता है, लाइमन, बामर, पास्कल, इसको होता है ब्रैकेट भी फंड। ठीक है, तो सारी चीज देखेंगे फिर से हम लोग कैसे क्या होता है। ठीक है, तो कहाँ थे हम, इलेक्ट्रॉन एमिट करा रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम दूसरे पार्टिकल्स अगर हम फेंक रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे लग के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन या तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर एटम के अंदर जो घूम रहा है वो हो सकता है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो, हम बस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है कि जैसे अगर ये हमारा मेटल है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिए हैं, इस सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जनरेट किए हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आए होंगे वो उस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। मान लेते हैं कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएं तो इस इलेक्ट्रॉन्स जिससे वो बंधा पड़ा है, मान लेते हैं मेटल से बंधा है, कोई एनर्जी है, यानी किसी न किसी फोर्स से बंधा है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बढ़ा दें कि ये जो है अंदर जो इसका जो बॉन्डिंग फोर्स होगा उसको ये ओवरकम कर जाए, यानी कि जो अंदर जिस एनर्जी से बंधा है उसे ओवरकम कर जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर की निकल तरफ जाएगा। निकल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग फील्ड इमेज। तो हम लोगों ने देखा दो तरह का, तीन तरह का केसेस। पहला थर्मोनिक यानी कि हीट की वजह से, दूसरा यानी कि सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम कोई ना कोई पार्टिकल को हम काइनेटिक एनर्जी से थ्रो कर रहे हैं और उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे था कि एनर्जी हम बढ़ा के यानी कि उसको पकड़ के खींच रहे हैं, जैसे कि क्या बोल सकते हो, गांव में एक चीका गेम होता है, खेले हो क्या।
नहीं, ऐसा कोई गेम जिसमें पकड़ के ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, कबड्डी ही है, इलेक्ट्रॉन है, इसे पकड़ के अपोजिट टीम वाले खींच रहे हैं, इसे बाहर निकलना है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें बाहरी फोर्स नहीं लगता है उसमें, लेकिन इसमें लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर उतना एनर्जी से बाहर की तरफ खिंचाएगा, बस निकल जाएगा। क्लियर है? और यस लास्ट सर। जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो एमिशन कहते हैं हम लोग, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहाँ पे फोटो टर्म है, यानी कि हम इसमें क्या चीज यूज करने वाले हैं? लाइट। लाइट। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा सरफेस है, हम इस सरफेस पे ऐसा कोई सा भी लाइट, ठीक है, इस पे हम मान लेते हैं किसी रीजन में ऐसा हम लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं। ये क्या है? लाइट। ठीक है, तो लाइट है, इस पे इंसिडेंट किए हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो अगर लाइट से अगर इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी कि अगर हम मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करें और उससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी कि लाइट की वजह से निकल रहा है। ठीक है, तो ये सारे एमिशन के प्रोसेस होते हैं। हर केस में अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो एक मिनिमम एनर्जी उसे रिक्वायर्ड होगा, और वो एनर्जी कितना होगा? तो वर्क फंक्शन जितना होगा। यानी कि जो भी मेटल होगा उस सरफेस का, उसका प्रॉपर्टी होता है, तो उसका जितना भी वर्क फंक्शन होगा उस चीज पे डिपेंड करेगा। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, इसे भी, इस चैप्टर को भी हमें कहानी की तरह ही याद रखना है। ठीक है, कहानी की तरह अगर याद रखेंगे तो कोई सा भी सवाल हमसे छूटेगा नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो भी उस कहानी से ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी यानी कि थ्योरी है पूरा, तो इसलिए ध्यान से सुनना है, और एक बार ये सारे जो टॉपिक चलेंगे उसे जाके पढ़ते रहना है। जैसे सेमीकंडक्टर पढ़े हो वैसा ही साथ साथ सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएंगे, किसी भी लाइट को हम उस पे इंसिडेंट करेंगे, और उस लाइट के इंसिडेंस होने से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस है, हम इस रीजन में ऐसे लाइट इस पे इंसिडेंट करें। ठीक है, लाइट है हमारा, तो यहाँ से हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहा है v1 स्पीड से, v2 स्पीड से। सबका स्पीड सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ का सेम भी हो, कुछ का कम हो, किसी का ज्यादा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मान लेते हैं कैसा एमिट हो रहा है, किसी न किसी स्पीड से। हो सकता है स्पीड 0 भी हो, कुछ भी हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लाइट जो है इस मेटल सरफेस पे हमारा इंसिडेंट हुआ, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूट के बाहर निकल रहे हैं। तो लाइट के यूज से ही हम लोग बोलते हैं इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डिफिनीशन अगर लिखना हो तो हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन when a light beam या beam of light incident surface of metal। ठीक है, मेटल के सरफेस पे अगर बीम ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं और इससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है।
ठीक है। ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस सरफेस से टूट के तभी निकलेगा जब हम एक मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हमें आम ही तोड़ना था, ठीक है। तो हम एक छोटा सा पत्थर लिए दे मारे, जाके हो सकता है पत्थर उस पे लगा हो, बहुत ही छोटा सा पत्थर लिए हैं एज कम्पेयर टू आम। तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो पत्थर है जाके उस पे टकराया, लेकिन आम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हिल के रह गया, ठीक है। लेकिन वही एक बड़ा सा ईंट उठाए और दे मारे, तो ईंट जाके उससे टकराया और आम टूट गया। तो होता क्या है कि वो जो आम है ऊपर पेड़ से लटक रहा है, यानी किसी न किसी एनर्जी से बंधा है। अगर हमें उसे तोड़ना है तो उससे ज्यादा एनर्जी से उसे मारना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो यहाँ भी वैसा ही सिचुएशन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन अंदर सरफेस में बंधा पड़ा है किसी न किसी एनर्जी से। अंदर वाले जो भी मॉलिक्यूल्स, मटेरियल, एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन जो भी हैं उसे पकड़ के अंदर खींच रहे हैं। उसे अगर हम खींच के उससे बाहर निकालना है तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ लाइट से अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा वो चीज हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि अगर ये लाइट है तो लाइट के पास जो एनर्जी होता है, एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, एच न्यू, यस सर। ठीक है। ये सारे चीज उम्मीद है कि पता होगा। एनर्जी जो है एच न्यू, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी होता है, या फिर इसे एच सी बाई लेमडा भी लिखते हैं। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो लाइट जो होता है उसके पास एनर्जी एच न्यू, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या एच सी बाई लेमडा वेवलेंथ के टर्म में लिखते हैं, तो ये चीज लिखते हैं। तो उम्मीद है ये सब चीज को पता होगा, केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी इफेक्ट को देखते हुए जो ऑब्जर्वेशंस है या फिर बोल सकते हैं लॉज जो लोगों ने निकाले, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, यानी कि फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। प्लैंक और आइंस्टाइन ने जो लॉ दिए, यानी कि निकल रहा है कैसे निकल रहा है, कितना एनर्जी क्या होगा, उन सब चीज के बारे में इन लोगों ने जो बताया उसे हम लॉज की तरह याद रखते हैं। तो वही ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं या फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो क्या क्या है, तो वही चीज एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला, सबसे पहले कि जैसे कि अगर हम एनर्जी इंसिडेंट किए हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एमिट कब होगा, तो वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन, हाँ, will emit only if energy incident is greater than, या फिर बराबर भी हो तो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन फाइव लिख दें, यस सर। चलो ठीक है। वर्क फंक्शन अगर आगे कहीं लिखना हो तो हम फाइव लिख देंगे, तो समझ आना है कि वर्क फंक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन विल इमिट ओनली इफ एनर्जी इंसिडेंट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। इसे अदर शब्द में भी हम बोल देते हैं कि जो एनर्जी है, यानी कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन होना चाहिए। एनर्जी बोल रहे हैं कि एच न्यू है, ठीक है। और अगर हमें वर्क फंक्शन भी फ्रीक्वेंसी के टर्म में देना हो तो हम यहाँ पे टी एच लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन मोस्टली टी एच होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम बोल रहे हैं, इसे हम अदर शब्द में बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, रेडिएशन या लाइट जो भी कहो, शुड बी ग्रेटर देन
VTH न्यू TH को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 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 ठीक है, ये सारे कुछ हमको लगता है कि डिस्कस हुआ है क्या केमिस्ट्री में? यस सर। यस सर। फास्ट चल लें? यस सर। यस सर। ठीक है फिर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इतना मिनिमम चाहिए होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है कि फाई को h इंटू न्यू TH लिखा है, यानी कि वर्क फंक्शन को हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा है। वेवलेंथ के टर्म में भी हम इसे बोल सकते थे, यस ठीक है। सर। वेवलेंथ के टर्म में भी हम बोल सकते थे कि ऑल्सो हम ऐसा बोल सकते थे कि एनर्जी यानी कि hc बाई लेमडा जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू hc बाई लेमडा TH होना चाहिए, यानी कि यहाँ से लेमडा शुड बी लेस देन इक्वल टू लेमडा TH। ठीक है, तो स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, लिख रहे हैं, यहाँ से समझ जाना है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड का वेवलेंथ होना, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है इतना? यस। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऐसा होना चाहिए। सेकंड, अब यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी जो है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को तोड़ना है तो जो एनर्जी दिए हैं उस वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो वो जो ज्यादा एनर्जी है वो क्या होगा, कहाँ जाएगा, काइनेटिक किस एनर्जी। चीज में? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वही बोले आइंस्टाइन ने इस चीज के लिए बोला कि इफ E इज ग्रेटर देन फाई, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं इंसिडेंट एनर्जी दैट इज h न्यू इज ग्रेटर देन फाई, अगर हम बोल रहे हैं तो इस एनर्जी के दो पार्ट में जाएंगे, ये एनर्जी जो है दो पार्ट में जाएगा, यानी कि इंसिडेंट एनर्जी यूटिलाइजेस इन टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स में यूटिलाइज होगा, कौन कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट किस में वर्क जाएगा? फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो जाएगा वर्क फंक्शन में जाएगा। यस सर। सर। सबको क्लियर है? मतलब सब अगर यस पढ़े सर। हो तो फर्स्ट फास्ट चल लें, किसी को दिक्कत होगा बोल लो, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप लास्ट में पहुंचे तब बोलोगे सर नहीं पढ़े थे, नहीं समझ में आया, तो इसलिए पहले ही बता दो। चलो, नहीं है यानी कि सब पढ़े हो, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ h न्यू इज used by free electrons ठीक है in overcoming वर्क फंक्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो है यानी कि एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है, कम है तब तो अंदर ही रह जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर अगर इक्वल एनर्जी क्या अगर इक्वल हो गया तो इक्वल होगा तो निकलेगा फिर से, वहां पे जैसे निकलेगा पॉजिटिव फिर आ जाता है, लिखने के फिर बाद से हाँ फिर से अंदर चला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम सिर्फ इजेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे अगर इक्वल है तो इजेक्ट हुआ वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली इक्वल वाला बात नहीं करते हैं, ग्रेटर की ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि अगर जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ उसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट, एक पार्ट जो है वर्क फंक्शन में यूटिलाइज हो रहा है, दूसरा पार्ट जो है काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो रहा है। अब यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकला
ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो जिस भी स्पीड से निकलेगा तो उसका वो मैक्सिमम स्पीड होगा। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ये जो एच न्यू होगा ये वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स होगा। ठीक है, यानी कि इसे ऐसा लिख लिया जाता है 5 प्लस हाफ एम वी मैक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी है वो दो पार्ट में यूटिलाइज हो रहा है, एक वर्क फंक्शन के केस में और एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। क्लियर है इतना? यस सर। सर 5 को एच वी नॉट भी लिखते हैं ना? क्या? 5 को एच वी नॉट। हाँ, एच वी टी एच लिख देते हैं या वी नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, न्यू पढ़ते हैं इसे। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी का नोटेशन है। सो हाँ, सर जब एनर्जी सेम हो रहा तो उस समय उसके पास कोई वेलोसिटी होगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं होगा। ठीक है, वही तो चीज सर अभी मूव हम कैसे कहना करेगा चाह वो? रहे हैं, वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। प्रैक्टिकल केस में अगर हम देखें तो क्या होगा, बोलो। जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब किया। ठीक है, यस सर। तो एच न्यू एनर्जी जो है मान लेते हैं फंक्शन से ज्यादा है, उसने एब्जॉर्ब किया तो इजेक्शन जो होगा हो रहा है। तो उस समय ऐसा होगा कि अगर मेटल सरफेस से, जैसे, ठीक है थ्योरेटिकल है तो इसे थोड़ा सा समझना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे हमने ऐसा एनर्जी प्रोवाइड करा, ठीक है एच न्यू प्रोवाइड किया। एच न्यू जो है ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, यानी कि ये टूट के बाहर निकलेगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा लेट से, तो क्या ये अंदर और इलेक्ट्रॉन से एकदम क्या उससे टकराया नहीं होगा? सोचो, बोलो। मान लेते हैं कि ये तो टूट गया, चलो हम वर्क फंक्शन से ज्यादा दे दिए, निकल जाना चाहिए, चलो हम मान लिए सरफेस पे ही है। लेकिन क्या बहुत छोटे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये आसपास के इलेक्ट्रॉन्स एटम्स जो भी होंगे उससे हो सकता है टकराया हो, कोलिजन हुआ हो। यस सर। ठीक है, इजेक्शन से जस्ट पहले हम हो सकता है कोलाइड किया हो, और वो जो अपना एनर्जी है वो लूज भी करा होगा। तो वर्क फंक्शन तो जितना था उतना यूटिलाइज कर लिया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं किसके पास जो भी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम से कम ही रहेगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ड्यूरिंग इजेक्शन, इट में कोलाइड विथ नेबरिंग, मान लेते हैं इजेक्शन से पहले अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन से या फिर एटम से इन सब से कोलाइड कर सकता है। ठीक है, तो यस सर। अगर ये कोलाइड किया है तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि इट विल लूज सम एनर्जी। ठीक है, अगर कोलिजन हुआ होगा तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। यानी कि जो सरफेस पे बाहर निकला, क्या ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हमने ऊपर लिखा है उसी के बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो हम बोल रहे हैं कि एच न्यू माइनस फाइव है, यानी कि ऐसा लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी शुड बी लेस देन एच न्यू माइनस फाइव के बराबर होगा। कुछ एनर्जी अगर लूज कर यस लिया सर। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एच न्यू माइनस फाइव से कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को हम एज्यूम करते हैं कि वो बीच में कहीं कोलाइड नहीं किया होगा, तो वो जो निकला होगा वो अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ही निकला होगा, यानी कि जितना एनर्जी एक्स्ट्रा है वो उस एनर्जी के पास गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं यही एज्यूम करके लिख रहे हैं ऊपर वाला, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच में कहीं अपना एनर्जी को लूज ना करें। ठीक है,
बट हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है, डू नॉट लूज एनी एनर्जी, ठीक है, तो इट विल इजेक्ट विथ इट्स मैक्सिमम एनर्जी, जिसे हम के मैक्स बोल सकते हैं, ये इतने एनर्जी से निकलेगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हाफ इसके लिए जो एम भी मैक्स का स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, तो एच न्यू माइनस फाइव के बराबर होगा। बाकी किसी के लिए अगर हम देखेंगे तो एनर्जी क्या होगा, इससे कम ही होगा। क्लियर है? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव एनर्जी फ्रॉम 0 टू के मैक्स, बोल सकते हैं। हो सकता है कोई पूरा का पूरा लूज कर गया हो सकता Yes, है sir. कि कोई कुछ नहीं लूज किया हो। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी जो है 0 से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सेकेंड केस देखा कि पहला केस हमने देखा कि अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन टूटेगा, तो एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड केस देखे कि जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ये एनर्जी दो पार्ट में यूटिलाइज हो रहा है। एक पार्ट वर्क फंक्शन को मतलब कि एब्जॉर्ब हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन से, दूसरा पार्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के दौरान अगर कोलाइड किया होगा तो उसका एनर्जी जो है थोड़ा बहुत लूज हुआ होगा, तो उसका एनर्जी जो है मैक्सिमम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लूज नहीं किया है तो उसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन से ये चीज लिख सकते हैं। लेकिन हम ये प्रैक्टिकली जानते हैं कि जो भी एनर्जी बाहर निकला है उसका एनर्जी 0 से के मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो अंदर एनर्जी लूज किया है कि नहीं किया है, कितना किया है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो है सर उन्होंने हम ये लोग कहा, सिर्फ थियोरेटिकल कंसिडर करेंगे ना क्या चीज? पूरे चैप्टर। ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H2 माइनस 5। हाँ मतलब अगर यूज करना होगा तो हम लोग मैक्सिमम ही न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, या फिर बोल देगा कि इतना परसेंट एनर्जी लूज कर गया तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं मैक्सिमम का यस इतना सर। एनर्जी लूज हो गया, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ऐसे केसेस हैं, ठीक है। थर्ड केस, अगर हम मान लेते हैं कि लाइट जो है टकराया, ठीक है, तो लाइट में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, फोटोन, ठीक है, इसे हम मैटर वेव में बताएंगे। फोटोन क्या होता है, इसका एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। यहाँ फिर फिलहाल सिर्फ इतना बता रहे हैं कि फोटोन को हम पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, यस सर। ठीक है। पैकेट ऑफ एनर्जी पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, इज अ पार्टिकल, ठीक है, जिसका रेस्ट मास जो होता है वो कितना होता है, 0 लेते हैं। खैर इसके बारे में हम मैटर वेव में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात रहे हैं कि फोटोन से, लाइट के पास फोटॉन्स होते हैं। फोटोन एक पार्टिकल है जो हम इलेक्ट्रॉन पे फेंकते हैं। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन या थर्ड लॉ यही कहता है कि अगर हमें मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो एक फोटोन का एनर्जी जो है, जो भी इंसिडेंट फोटोन है उसका एक एनर्जी को उसने ऑब्जर्व करेगा इलेक्ट्रॉन, और एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, यानी कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि दो फोटॉन्स आके टकराए और वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि दो फोटॉन्स के टकराने से वो एनर्जी, ऐसा नहीं होगा कि वो वर्क फंक्शन को बढ़ जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसा नहीं सिचुएशन होगा कि हम लोग पत्थर मार रहे हैं, ठीक है, 10 बार पत्थर मारे, ठीक है, आम पे 10 बार पत्थर मारे, हर बार थोड़ा थोड़ा टूटते गया, लास्ट में हल्का सा मारे गिर गया,
ठीक है, वैसा यहाँ पे सिचुएशन नहीं होगा। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा होगा कि अगर हम फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब भी जब उस फोटोन का सारा एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगा। यानी कि हम इसे दो पार्ट में लिखेंगे। तो पहला लिख रहे हैं कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वन इंसिडेंट फोटोन ऑन मेटल, ठीक है, जिसका हम ऑफ कोर्स एच न्यू ग्रेटर देन 5 की बात कर रहे हैं, कैन इजेक्ट एट मोस्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए ये सारे याद होने चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंसिडेंट फोटोन ऑन मेटल शुड इजेक्ट एट मोस्ट वन इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक और एक ही इलेक्ट्रॉन एक फोटोन निकाल सकता है, ठीक है। और ये चीज कहते हैं कि जो फोटोन है ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है एंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड फुली, ठीक है, नॉट पार्शियली, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक फोटोन अगर गिरा तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका पूरा का पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वो एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करके रख लिया, फिर जब दूसरा फोटोन गिरा उसका भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके रख लिया और दोनों का मिलने से वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया तो बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और यही जो बात है, यही जो स्टेटमेंट है, यही इस चीज को प्रूव करता है कि लाइट जो है वेव नेचर को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि वेव नेचर में क्या होता है कि वेव्स कंटिन्यूअसली एनर्जी फ्लो होता है और अगर किसी चीज पे जाता है तो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन होने से अगर एनर्जी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वैसा यहाँ पे केस नहीं हो रहा है। तो यही जो चीज है, यही जो ऑब्जर्वेशन है, यही इस चीज को प्रूफ करता है कि लाइट जो है वेव नेचर को शो नहीं करता है। क्योंकि अगर फोटॉन्स उस पे गिर रहे हैं, डायरेक्टली गिर रहे हैं, तो वो एक फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो ज्यादा होगा तो बाहर निकलेगा, अगर कम हुआ तो नहीं निकलेगा, वो एनर्जी आसपास में डिस्ट्रीब्यूट होकर अंदर ही हीट में प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लेते हैं कि एक फोटोन गिरा, उसका एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, फिर दूसरा फोटोन गिरा, उसका भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तीसरा फोटोन गिरा, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया, निकल गया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज नेसेसरी नहीं है कि एक फोटोन, अगर फोटोन का एनर्जी जो है ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तो भी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ही दे, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो जो फोटोन जा रहा था इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले किसी एटम से टकरा गया, मे भी पॉसिबिलिटी है, तो अपना एनर्जी लूज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन को टकराया तो उतना एनर्जी उसको नहीं दे पाया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर ही दे, लेकिन आइडियल केस में हम मान सकते हैं कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को जो है इजेक्ट कर रहा है। बात क्लियर है ये? यस सर। बोलो। ठीक है, तो वही चीज लिख रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट it is not necessary that photon incident will eject
an electron even if h nu is greater than 5. ठीक है, since photon can lose its energy due to collision with atoms सरफेस, जो भी है एटम्स इस सब में से अगर कोलिजन होता है, कोई भी रीजन हो सकता है अंदर जिससे वो अपना एनर्जी लूज कर जाए, उतना एनर्जी प्रोवाइड ना कर पाए। हमने इंसिडेंट किया है उससे ज्यादा, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी चीज पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी जिसे हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं फोटो एफिशिएंसी, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकता है, या फिर इसे बोला जाता है क्वांटम एफिशिएंसी। इसे ईटा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और इसे लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। ठीक है, अगर आइडियल केस रहा तो 100% एफिशिएंसी होगा, और उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जितने फोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। क्लियर है, लेकिन आइडियल केस बहुत कम ही मिलता है। क्लियर है इतना? सर क्वेश्चन में कम मिलता है या फिर प्रैक्टिकली? क्या प्रैक्टिकली जब तक दिया नहीं रहे तब तक हम 100% एफिशिएंसी मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट था ना, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि इंसिडेंट जो भी रेडिएशन है, ठीक है, इंसिडेंट जो भी रेडिएशन है हमारे पास, उसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो टर्म्स डिफाइन होते हैं। तो अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये चीज कहते हैं कि इंटेंसिटी जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। ठीक है, इंटेंसिटी की अगर बात की जाएगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट, ये सब चीजें आगे आएंगी, फॉर्मूला ये सब सारे। तो इंटेंसिटी जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो होगा ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो यहाँ पे एच जो है कांस्टेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी से हम एनर्जी को रिलेट करेंगे। इंटेंसिटी की बात की जाएगी तो इंटेंसिटी से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसा हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स्ड कर दें और इंटेंसिटी बढ़ाएं, इंक्रीज, इस केस में हमें क्या मिलेगा कि एनर्जी जो है ये क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है इंसिडेंट ये बढ़ रहा है। इसका मतलब यही समझना है। क्लियर है? अगर ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट कुछ भी आया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि एनर्जी भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेगा, तो हमेशा इस चीज को माइंड में ध्यान में रखना है कि इंटेंसिटी हमें हमेशा नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा और फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी को। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर है ये? सर इससे ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ रहा। हाँ, तो सब आगे देखेंगे हम लोग इफेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट्स का एक्सपेरिमेंटल जब डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, यस सर। कितना होगा, कैसे होगा। यहाँ हम बस जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं, उन सब चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो रेट है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि अगर जो इमिशन का, इलेक्ट्रॉन एमिशन का रेट की अगर हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। ये बात जो है हमें सिर्फ इतना चीज से बताएगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो थर्मोनिक इमिशन से कोई लेना देना इसका नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारे लिए आसान हो गया कि हम इंडिपेंडेंट पढ़ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सिक्स्थ बोल रहे कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एब्जॉर्प्शन of a photon and emission of an electron, ठीक है। यानी कि ये चीज जो रिप्रेजेंट करता है, ये लास्ट लाइन ये कहना चाहते हैं कि अगर एक फोटोन हम उस पे इंसिडेंट किए, उसका एनर्जी ज्यादा है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अंदर बैठ के इंतजार नहीं करेगा। और ये बात, और ऊपर एक जो स्टेटमेंट था जो हम लोगों ने कहा कि एक फोटोन का एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही दो बात जो है इस चीज को हमारा रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई वेव नहीं, ये पार्टिकल नेचर। वेव होता तो ऐसा इफेक्ट नहीं होता, वेव होता तो एनर्जी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्व करता, जब वर्क फंक्शन से ज्यादा होता तो निकल जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जो प्रोसेस है इंस्टेंट प्रोसेस है, फोटोन मारे उधर टूटा, ठीक है। दूसरा चीज, ये दोनों चीजें हैं, यही जो है वेव को गलत साबित करता है कि वेव नेचर को फॉलो ये नहीं कर रहा है, तो इसी दोष से हम लोग बोलते हैं कि ये जो है पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। क्लियर है इतना? यस सर। सर इसमें पांचों पॉइंट लिखना पड़ेगा अगर आया क्या तो। कहाँ पे आएगा? तो बोर्ड में ये नहीं पूछेगा, ठीक है, लॉ नहीं पूछता है, और डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, वही सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो उसको हम लोग जैसे देखेंगे वो सब चीजें स्टेटमेंट पूछता है, ठीक है। यस सर। ठीक है। और ये चीज तो बहुत ही आसान सा चीज है, यानी लास्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन का अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, इफ इंसिडेंट फोटोन इज इंक्रीज्ड, अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी जो है ये बढ़ेगा, यस। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि सिंस एनर्जी फाई बढ़ इज रहा। कांस्टेंट फॉर गिवन सरफेस, ठीक है, जो सरफेस गिवन है उसके लिए फाई फिक्स्ड है, अगर हम इंसिडेंट का एनर्जी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वर्क फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर की इक्वेशन से हम लोगों ने देखा है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस थे उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने बात किया कि अगर हम किसी सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज पे पहले तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा उस पर दो चार क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो एक्सपेरिमेंट था, सेटअप था, वो सब चीज बना के एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है,
तो ये सारे जो बात हम लोगों ने डिस्कस करा है, इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी का कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कहानी की तरह एकदम याद रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो इसलिए कहानी एकदम माइंड में बैठा लेना है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, दिखना चाहिए। ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही। इसमें तो और कोई होमवर्क नहीं है अभी फिलहाल, तो पीछे का ही जो बचा है उसे कंप्लीट करो। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और एडिट थैंक यू वाले, सर। थैंक यू। एक मिनट, यस एडिट सर। वाले कल 5:10 से फ्री हो? कल क्लास नहीं है तुम लोग का? यस सर। ठीक है, कल ऑफलाइन तो है नहीं ना? नो सर। तो कल कर ले क्लास। यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो ठीक है, तो कल हम लोग वही गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट, ये सब क्या होता है वो सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? यस ठीक सर। है फिर।